हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतिहास का पार्ट 1 वीडियो देखेंगे जिसमें क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में आपका यूरोप में राष्ट्रवाद है। इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे आज अच्छे से। और इतिहास को एक कहानी के रूप में हम लोग को लेना है। इतिहास को कहानी के रूप में अगर आप समझिएगा, इसको रट्टा नहीं मारा जाता है, बस एक कहानी के रूप में बस हमको थ्रोली समझना है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें आपका चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ ये राष्ट्रवाद है क्या। तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि राष्ट्रवाद जो है देश के प्रति लगाव, देश के प्रति प्यार, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। ठीक है, और ये जो भावना जिस व्यक्ति में जागृत होता है, देश के प्रति लगाव की जो भावना है, ठीक है, ये जिस व्यक्ति में जागृत होती है उस व्यक्ति को राष्ट्रवादी व्यक्ति बोला जाता है। ठीक है, और देश के प्रति लगाव की जो भावना जो होती है, ठीक है, जहां पर देश के लिए जान भी कुर्बान कर दे वो भी कम है, ऐसी भावना जो है देश के प्रति लगाव और मोहब्बत को ही एक तरह से राष्ट्रवाद बोला जाता है। और जिस व्यक्ति में ये भावना जागृत होती है उसको हम लोग राष्ट्रवादी व्यक्ति बोलते हैं। अब देखिए, चूंकि ये चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस वजह से हुआ, उसका कारण क्या था। तो आज से 100 वर्ष पहले जो था कि जो स्थिति थी, पहले जो कोई भी बड़े क्षेत्र पर जो है एक राजा का शासन होता था। और राजा जो है, कहीं राजा अच्छे भी होते थे और राजा कोई कोई ऐसे राजा होते थे जो निर्कुंश होते थे, जो जनता का दमन करते थे। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, सबसे पहले इसकी जो शुरुआत जो हुई फ्रांस में हुई। क्यों हुई फ्रांस में, कैसे हुई इसकी शुरुआत। तो फ्रांस में जो था 1789 में एक क्रांति हुआ था। तो क्यों क्रांति हुआ था, तो वहां पर एक राजा था लुई 16वां, बहुत ही निर्कुंश राजा था और जनता का दमन करता था। वह अपना मतलब वो सोचता था, वो प्रजा से उसको कोई मतलब ही नहीं था, मतलब किसान हो मजदूर हो सबका वो शोषण दमन करता था। तो अब एक सिंपली सी सोचने वाली बात है कि एक राजा कितना दिन तक प्रजा को जो है मुंह बंद करके रख सकता है, उसको कितना दिन तक शोषण कर सकता था। वही बर्दाश्त करते करते 1789 में पूरा जनता एकजुट हुआ और एक क्रांति हुई फ्रांस में। ठीक है, वहीं से जो है फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो फ्रांस में जो राष्ट्रवाद जो है, आपका बस इतना ध्यान में रखिएगा क्यों हुआ था, तो जनता के निर्कुंश शासन के वजह से, निर्कुंशता व्यवहार की वजह से। और ये सबसे पहले फ्रांस में चालू हुआ था और आपका 1789 में क्रांति से शुरुआत हुई थी इसकी, फ्रांस में राष्ट्रवाद। उस टाइम जो राजा था, निर्कुंश राजा था, लुई 16वां था, जो बुर्बो राजवंश से आता था। ठीक है, राजवंश जैसे कोई भी राजा होते थे तो वो अपना एक राजवंश का नाम रख लेते थे। जैसे हमारे देश पर भी कभी बाबर अकबर का शासन था, तो वो सब, जैसे बाबर जो है पानीपत का प्रथम युद्ध जो है इब्राहिम लोदी को हरा के जीता था, तो वो अपना एक मुगल राजवंश की स्थापना किया था, मुगल वंश का स्थापना किया था। उसी तरीके से उससे पहले जाइएगा तो दिल्ली सल्तनत, ये सब जो है अलग अलग वंश आते गए। उसी तरीके से जो ये लुई 16वां जो था, निर्कुंश राजा जो था, बुर्बो राजवंश से आता था। ठीक है, और ये इसका जो व्यवहार जो था पूरा एकदम तानाशाही रूप था, ये जनता का पूरा शोषण दमन करता था। ठीक है, जिसका परिणाम क्या हुआ कि 1789 में लोग जो है एक क्रांति स्टार्ट हुआ, एक क्रांति उत्पन्न हुआ 1789 में। एक बहुत ही बड़ा जो है एक ज्वलंत उदाहरण माना जाता है राष्ट्रवाद, फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय का। ठीक है, पूरे यूरोप में इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो जब ये क्रांति हुई तो क्या कहते हैं, सभी लोग एकजुट हो गए, जितने भी वर्ग थे सभी लोग एकजुट होकर के इस क्रांति में भाग लिए। और जिसका परिणाम क्या हुआ कि तानाशाही को समाप्त कर दिया गया, पब्लिक के द्वारा चुने गए सरकार का फिर बना। ठीक है, और जो लुई 16वां था उसका जो तानाशाही जो था वो समाप्त कर दिया गया, उसको फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, ये क्रांति का परिणाम हुआ। तो यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे क्रांति के समय किया गया कार्य। तो जिस टाइम ये क्रांति हो रही थी फ्रांस में, ठीक है, उस टाइम क्या क्या कार्य किया गया। तो देखिए, अब कोई राजा है, जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अंग्रेज हमारे देश पर 200 वर्षों तक शासन किया। क्यों, 200 हमारा देश है, सब चीज़ हमारा है, फिर भी वो हम पे राज कर रहा था, हमसे जो है ज़बरदस्ती जो है, बहुत सारा एग्जाम्पल दे, कितना शोषण दमन कर रहा था।
तो कहीं ना कहीं अगर कोई बाहर वाला आकर के हम पे शासन करने लगे तो इसका एक ही कारण हो सकता है, वो कारण है कि हम लोगों में एकता नहीं है। जब भी हम लोग एक दूसरे से खुद में लड़ेंगे तो स्वाभाविक बात है, आप लोग गाना भी सुने होंगे, नफरत की लाठी तोड़ो वाला गाना, उसमें एक लाइन है कि हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला आकर घर से हमें निकालेगा। तो उसी तरीके से कि उस टाइम लोगों में सामूहिक भावना बढ़ाने का प्रयास किया गया क्रांति के समय में, कि मतलब सबको बोला गया कि हम सबका ये देश है, ठीक है। उसमें जो है सबको ये बोला गया पितृभूमि, सबको बोला गया कि ये जो जमीन पर जो राजा जो है जबरदस्ती जो है कब्जा कर रहा है, ये जमीन तो एक्चुअली में हमारे बाप दादा का है, हमारे दादा का है, हमारे जो है पितृभूमि हमारे पिता का है, इस पे हक मेरा है, कैसे कोई जो है अपना तानाशाही रूप दिखा सकता है। तो उस तरीके से लोगों में एक सामूहिक भावना बढ़ाने का प्रयास किया गया, सभी को ये मतलब जो है उसमें एक राष्ट्रवाद की भावना जागृत की गई कि आप इस देश के नागरिक हैं, ये भूमि आपकी है, ये आपके पिता की भूमि है, ये आपके दादा का भूमि है। इस तरीके से उसको मोटिवेट किया गया, इस तरीके से उसमें राष्ट्रवाद की भावना जागृत की गई और साथ ही साथ पूरे देश में एक झंडा जो है लागू किया गया। तो ये सबसे क्या होता है कि राष्ट्र लोगों में जो है देश के प्रति प्यार उमड़ता है, ठीक है। आप जैसे ही देखते होइएगा कि अभी कुछ ही दिन पहले कि हर घर तिरंगा, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा, तो इससे क्या हो कि सभी घर में लोग एकदम तिरंगा जो लहरा रहे थे, तो उससे जो है एक क्या बात स्पष्ट होता है कि लोगों में जो है देश के प्रति प्यार, ठीक है। तो समान झंडा को लागू किया गया, ठीक है। ये बोला गया कि आप एक ही झंडा होगा, ठीक है। उसके बाद क्रांति के बाद किया गया ये, तो क्रांति के समय क्या क्या कार्य किया गया, तो लोगों के बीच सामूहिक भावना बढ़ाने का प्रयास किया गया, सबको ये बतलाया गया कि आपकी भूमि है, आप यहाँ के नागरिक हो, ठीक है। इस तरीके से लोगों में सामूहिक भावना का विकास हुआ। उसके बाद क्रांति के बाद जब क्रांति 1789 की क्रांति हो गई तो उसके बाद क्या क्या कार्य किया गया, तो ये क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांस में जो क्रांति जो था, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण माना जाता है, ठीक है, जिसका प्रभाव जो है पूरे यूरोप पे पड़ा था। हुआ था क्रांति फ्रांस में, लेकिन इसका प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ा था। तो उस क्रांति के बाद क्या क्या कार्य किया गया, क्या क्या बदलाव आया, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो पहला बदलाव जो है वह नया संविधान बना। सबसे पहले तो जब तानाशाही वहां समाप्त कर दिया गया तो वहां क्या है कि पब्लिक के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि फिर आया, ठीक है। और वहां क्या हुआ कि जैसे ही पब्लिक के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि आया तो नया संविधान वहां बना। नया संविधान बनने के बाद सभी को समान अधिकार दिया गया। पहले सबको समान अधिकार नहीं था। आप फ्रांस की क्रांति में पढ़े होंगे कि समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, कुलीन वर्ग और एक पादरी वर्ग होते थे और एक मध्यम वर्ग होते थे। तो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को बहुत छूट दिया जाता था, तो सभी को समान अधिकार नहीं था, ठीक है। तो इस चीज को समाप्त कर दिया गया, सभी को समान अधिकार मिला। पहले जो था 2 ही वर्ग को तवज्जो दिया जाता था, विशेषाधिकार प्राप्त था, और जो मध्यम वर्ग आते थे उनको कोई विशेषाधिकार नहीं था। तो उस चीज को जो है एक असमानता जो था उस खाई को दूर कर दिया गया और सभी को समान अधिकार दिया गया। उसके बाद सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। सामंती व्यवस्था क्या होता था कि पहले मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता था, तो उस क्षेत्र पर जो है बहुत बड़े क्षेत्र में 3-4 सामंत होते थे। वो क्या करते थे, वो किसान से कहते थे खेती करवाते थे, और किसान सब जो है मजदूर से उस पर काम करवाता था। तो खटता कौन था, मजदूर करता था, काम कौन करवाते थे, किसान। और उसके बाद चाहे कोई भी कंडीशन हो, एक ऊपर से टैक्स भी उसको मतलब जो है किसान को देना पड़ता था उस सामंत को। तो सामंत रहते थे एकदम शहर में, बड़े बड़े हवेली में रहते थे, एकदम एसी में, मतलब कहने का मतलब एक तरह से एकदम वो शहर में रहते थे, एकदम ऐश की जिंदगी जीते थे सामंत सब। और वो किसानों से काम करवाते थे, किसान सब मजदूर को अपना रखता था, और मजदूर सब एक बंधुआ मजदूर की तरह खूब काम करता था। उसको जो है उस हिसाब से पैसा भी नहीं मिल पाता था। और किसान लोग को भी चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे मान लीजिए कि कभी कभी फसल बर्बाद हो जाता है, तो फसल बर्बाद हो नहीं हो उससे हमको मतलब नहीं है, समय पूरा उसको जो है वो टैक्स जो है मतलब जो है सामंत को देना पड़ता था। तो ये स्थिति उत्पन्न थी,
ठीक है। तो यही सामंती व्यवस्था था, तो सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद पहले क्या था कि जब राजा जो राज कर रहा था उस टाइम में आपका स्टेटस जनरल हुआ करता था। स्टेटस जनरल में राजा के बहुत सारे चाटुकार होते थे जो राजा का हमेशा बड़ाई करते थे। राजा जो कहता था तो उसमें वो हाँ 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 कहते रहते थे, ठीक है। तो वो स्टेटस जनरल था, ठीक है। तो जब पब्लिक के द्वारा जो तानाशाही समाप्त होने के बाद जो नया सरकार बना, तो उसके बाद जो है स्टेटस जनरल को समाप्त कर दिया गया और नए नेशनल असेंबली का जो है आया अस्तित्व में। तो नेशनल असेंबली जो है इसमें जो है जनता के द्वारा चुने गए लोग जो है आए और वो जनता के बारे में जो है जनता की क्या समस्या है उसके बारे में वो फैसला लेने लगे। जिस तरीके से हमारे देश में संसद भवन होता है और हम लोग अपने अपने क्षेत्र से जो है प्रतिनिधि को चुन करके वहाँ भेजते हैं, ठीक है, उसी तरीके से नेशनल असेंबली बना। इसमें जो है वहाँ से जीत के चुने गए, वहाँ गए और जनता के बारे में अपना ओपिनियन देने लगे। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या बदलाव हुआ, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। तो आंतरिक आयात निर्यात शुल्क क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि बिहार में जो है एक एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ, जैसे बिहार में आलू की खेती बहुत होती है और यूपी में खेती नहीं होती है। आलू यहाँ जो है 10 रुपये किलो है आलू, ठीक है, लेकिन यहाँ खेती होती है तो यहाँ तो सबके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिक्री जो है होने की कम संभावना है। तो हम लोग इस केस में क्या सोचेंगे कि यूपी में जो है एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ कि यूपी में अगर आलू नहीं होता है तो हम लोग क्या सोचेंगे कि हम लोग वहाँ जाएंगे। तो वहाँ जाएंगे तो मान लीजिए वहाँ जो है 12-13 रुपया में जो है 13 रुपया में जो है वहाँ नहीं मिलेगा, तो स्वाभाविक बात है थोड़ा दाम ज़्यादा होगा। तो वहाँ जो है 13, यहाँ 10 रुपया में, तो वहाँ 13 रुपया में जाके हम बेच सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि बिहार से यूपी जाते जाते रास्ते में हम लोग को टैक्स लग जाता है और 3 रुपया हमको टैक्स में ही देना पड़ जाता है। तो मान लीजिए 10 रुपया यहाँ और 3 रुपया टैक्स, 13 रुपया हमको वहीं लग गया, ठीक है। और वहाँ 12 सोच के गए थे कि हम वहाँ 12 रुपया में बेचेंगे, तो 13 रुपया हमको यही खर्चा हो गया है और 12 रुपया में हम क्या, तब तो हमको लॉस लग जाएगा। तब तो उससे अच्छा है कि हम बिहार में ही 10 रुपये क्यों ना बेचेंगे। तो ये जो मतलब जो है एक ही क्षेत्र में जगह जगह पर जो है टैक्स जो लगता था, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क, उसको समाप्त कर दिया, ठीक है। उसके बाद नाप तौल की एक नई पद्धति लागू की गई कि मतलब एक ही बटखारा से हर जगह जो है नाप तौल होगी, ठीक है। तो नाप तौल की नई पद्धति लागू की गई। उसके बाद एक समान कर लागू किया गया, टैक्स जो है एक समान होगा, ठीक है। कहीं किसी से टैक्स लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा ऐसा कोई नहीं है, एक समान कर जो है लागू कर दिया गया। फ्रेंच भाषा को जो है राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया, ठीक है। फ्रेंच भाषा को, इससे क्या होगा कि राष्ट्रवाद में क्या होगा, विकास होगा, राष्ट्रवाद में विकास होगा। एक राष्ट्रीय भाषा रहता है तो इससे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है। तो फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। और मर्सिले, ये जो है सैनिक सब कोई भी युद्ध करने के लिए जाते थे तो ये गाना जो है वो अक्सर गाते थे। तो इस मर्सिले को, उसी गाना को जो है राष्ट्रगान भी घोषित कर दिया गया आगे चल करके। उसके बाद सार्वजनिक रूप से 1793 में जो वो निर्कुंश राजा था लुई सोलामा, उसको जो है सार्वजनिक रूप से फांसी दे दिया गया और आगे चल करके इसकी पत्नी को भी फांसी दे दिया गया था। गुलेटिन पर जो है ये राजा को, लुई सोलामा को चढ़ा दिया गया था। तो एक तरह से देखिए कि क्रांति के बाद क्या क्या कार्य किया गया। जब इतना सब चीज हो रहा था तो एक व्यक्ति था, वो अपना प्रभाव धीरे धीरे पूरे फ्रांस पे जो है फैला रहा। वो सिंपली, मैं बात कर रहा हूँ नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट एक साधारण सैनिक था, लेकिन वो अपना पकड़ धीरे धीरे पूरे देश में जो है बना रहा था, ठीक है। और उसका एक समय इतना पकड़ हो गया कि फिर वो आगे चल करके फ्रांस का सम्राट भी बना। 1799 में डायरेक्टरी का शासन समाप्त करके, ठीक है, सत्ता पर काबिज हो गई, ठीक है। और 1804 में फ्रांस का सम्राट भी बन गया, ठीक है। तो देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जो है, जो फ्रांस तानाशाही को समाप्त करके, ये सारा तानाशाही व्यवस्था को खत्म करके क्रांति के बाद जो है एक नया मतलब जो है पब्लिक के द्वारा चुना गया डायरेक्टरी के तरफ लौटा था, ठीक है। फ्रांस आज फिर से जो है उस पर एक सम्राट का प्रभुत्व हो गया, सम्राट का अधिकार हो गया। नेपोलियन जो है बोनापार्ट जो है फिर से फ्रांस का राजा बन गया,
1804 में। तो फ्रांस फिर से उसी कंडीशन की ओर लौट रहा था, लेकिन थोड़ा अंतर क्या है कि लुई 16वां जो था वो जनता का दमन करता था, उसको जनता से कोई मतलब नहीं था, जनता के प्रति वो हमेशा उसका शोषण दमन करता था, तानाशाही रूप दिखाता था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट भी सम्राट बना, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो जनता के प्रति अच्छी सोच थी उसका, वो जितना काम किया वो जनता के भलाई के लिए काम किया, ठीक है। और नेपोलियन न सिर्फ फ्रांस में राष्ट्रवाद का प्रसार किया, बल्कि वो ऐसा काम किया जिस काम के बदौलत हम कह सकते हैं कि नेपोलियन जो है पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में जो है एक अहम भूमिका निभाया। तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का सम्राट बना, और 1804 में ही उन्होंने एक कानून लागू किया, नेपोलियन संहिता कानून, ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन बराबर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का क्या क्या योगदान था, पूरे यूरोप में क्या क्या योगदान था। तो हम लोग समझते हैं नेपोलियन क्या किया कि विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया, जितना भी कुछ लोगों को जो विशेष अधिकार जो प्राप्त था, ठीक है, उसको वो समाप्त कर दिया, ठीक है। और सबको जो है आर्थिक असमानता को दूर कर दिया। आर्थिक असमानता मतलब जैसे गरीब लोग को उतना पैसा नहीं होता था, तो उस लोग को भी जो है पैसों से मदद करना, ठीक है। तो जो आर्थिक खाई जो उत्पन्न हो गई थी गरीब अमीर के बीच, उसको दूर किया, और विशेषाधिकार, कुछ वर्ग को जो विशेषाधिकार जो प्राप्त था उसको भी समाप्त कर दिया, और साथ ही साथ आर्थिक असमानता को भी दूर किया। उसके बाद कानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार दिया। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब ये सम्राट बना तो कानून के समक्ष चाहे कोई भी हो सबको बराबरी का अधिकार दिया। उसके बाद आपका यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार लाया, ठीक है। उसके बाद समान शुल्क, पहले जो आयात निर्यात शुल्क लगता था तो वो सब तो खत्म ही हो गया, समान शुल्क जो है लागू कर दिया, समान नापतोल प्रणाली लागू कर दिया, कहीं भी होगा एक ही बटखारा का यूज होगा, ठीक है। और एक मुद्रा द्वारा राष्ट्र को संगठित करने का प्रयास किया। अगर एक मुद्रा रहेगा तो स्वाभाविक बात है, इससे जो है लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भी जागृत होगी, एक भाषा होगा, एक झंडा होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक राष्ट्रगान होगा, तो इससे क्या होगा कि राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है। तो एक मुद्रा द्वारा जो नेपोलियन बोनापार्ट जो थे राष्ट्र को संगठित करने का प्रयास किया, ठीक है। उसके बाद सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दी। सामंती व्यवस्था क्या है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि पूरे एक क्षेत्र में पूरा जो जमीन का जो असली मालिक जो होता था सामंत होता था, और सामंत जो है किसानों से काम करवाता था, किसान मजदूर को रखता था, तो मजदूर दिन भर खटता था, और किसान को हर स्थिति में चाहे कोई भी कंडीशन हो सामंत को टैक्स देना ही पड़ता था उसका, ठीक है। तो सामंती व्यवस्था समाप्त कर दिया। किसानों को भूदास से मुक्ति दे दिया गया, भूदासत्व से क्या कर दिया, मुक्ति दे दिया, ठीक है। उसका शिक्षा प्रणाली में सुधार किया। अब देखिए, कोई भी देश का विकास तभी संभव हो सकता है जब वहाँ का एजुकेशन सिस्टम सुधरे। एजुकेशन अगर सुधरता, आप इमेजिन करिए, अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया आज इतना मतलब जो है ना डेवलप्ड कंट्री नहीं है, ये मतलब जो है ना विकासशील देश इसको माना जाता है। विकसित देश तो आपका अमेरिका हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, लेकिन भारत को विकासशील माना जाता है। तो हम लोग भी विकसित बन सकते हैं, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे समस्या है जिसका हम लोग को सामना करना पड़ता है। जैसे हमारे देश में आज गरीबी है, बेरोजगारी है, ठीक है, भूखमरी है। तो ये सब समस्या तभी समाप्त हो सकता है। जनसंख्या भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये सब जितने भी समस्या है, भ्रष्टाचार है, वो तभी समाप्त हो सकता है जब हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम सही हो। हर लोग शिक्षित होंगे, हर लोग पढ़ेंगे, हर लोग जो है एजुकेशन को अचीव करेंगे। तो जब एजुकेशन अच्छा होगा तो अपने आप सब सारी समस्या अवॉइड हो जाएंगे, और इससे देश को भी फायदा होगा। तो इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट जो है शिक्षा प्रणाली में ही सुधार की, ठीक है। और जब शिक्षा सही होगा तो इससे कहीं ना कहीं देश पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद है धार्मिक सुधार किए गए। चर्च का संपत्ति, पहले क्या था कि जब वो निरकुंस राजा था तो उस टाइम जो है जो पादरी लोग थे उसको जो है एक विशेषाधिकार प्राप्त था, ठीक है। तो वो चर्च का जितना भी संपत्ति था इसको ये जब्त कर लिए, और धार्मिक कुछ जो है ये सुधार लाए। आगे हम लोग पढ़ेंगे
कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है, हम लोग अभी देखें कि नेपोलियन बोनापार्ट राष्ट्रवाद के प्रसार में क्या क्या भूमिका निभाया। लेकिन ये तो फ्रांस में जनता के लिए ये तो काम किया है, लेकिन कहीं न कहीं नेपोलियन बोनापार्ट का यूरोप के अन्य देशों पर भी जो है राष्ट्रवाद के प्रसार में एक अहम भूमिका था। ठीक है, कहीं न कहीं ये जो इतना जो अच्छा काम किया लोगों के लिए, तो यूरोप के अन्य देश थे, वहाँ के जनता भी बहुत ही मतलब जो है खुश हो रहे थे, बहुत ही मतलब जो है नेपोलियन के कामों से इतना खुश हो रहे थे कि वो सोच रहे थे कि हमारे भी यहाँ ऐसा काम अच्छा हो। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है, आगे मैं बतलाऊंगा कि नेपोलियन बोनापार्ट न सिर्फ फ्रांस में तो जनता के लिए अच्छा काम किया है और फ्रांस में राष्ट्रवाद का तो भावना का प्रसार किया ही, लेकिन साथ ही साथ नेपोलियन का योगदान यूरोप के अन्य देशों में भी राष्ट्रवाद के प्रसार में जाता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट, और जो वैसे अगर नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो एक पूरा एक मोटी सी किताब बन जाएगी, लेकिन हम लोग को क्लास 10th में एक सिंपली इतना जानना था तो हम लोग जान लिए। और ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है कि नेपोलियन का योगदान राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का क्या योगदान है। यह भी क्वेश्चन पूछ देता है कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी क्यों हुई थी, और क्रांति हुई थी तो उस टाइम क्या क्या कार्य किया गया था, क्या क्या चेंजिंग जो हुआ था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान और क्रांति के बाद क्या क्या कार्य किया गया, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक नोट की तरह है, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसको एक नोट बनाते चलिए। ये पार्ट 1 वीडियो था आपका, फिर पार्ट 2 वीडियो का आप लोग वेट कीजिए, तो उसमें हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और ये इतिहास है, इतिहास को रटना नहीं है, एक कहानी के रूप में हमको समझना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप, और कहानी समझ लीजिए, उसी को एक्सप्रेस कर दीजिए। इसलिए कहते हैं इतिहास रटिए नहीं, समझिए। ऑल द बेस्ट। चलिए पार्ट 2 का वेट कीजिए। धन्यवाद।